400 पार की बात तो छोड़िए, जो पिक्चर आपने पहले बनाई है, जो आंकड़ा आपने पहले किया, उसको मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा जो स्थिति है। पुलवामा के समय किसी पाकिस्तानी कंपनी का आ रहा है, उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? अब देखिए, जो एक बताया जाता है कि कंपनी है जो पाकिस्तान सिंध से उसका रिलेशन है, और वो ठीक पुलवामा अटैक के समय भी उसने चंदा दिया, और वो चंदा मुझे लगता है सत्ताधारी दल को ही दिया है। धर्म की घुट्टी पिलाई जा रही है, बिल्कुल कह सकते हैं कि आधुनिक भक्ति काल चल रहा है। इस भक्ति काल का भी एक समय होता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद मीडिया को कम से कम अपनी कमर सीधी कर लेनी चाहिए। जो कमर टूट गई, हाँ, जो कमर टूट गई है, जो केचुआ बनता नजर आया है ये, तो कम से कम लोकतंत्र के लिए, कि लोकतंत्र रहेगा तो पत्रकारिता रहेगी, विधायिका रहेगी और ये न्यायपालिका रहेगी। तो ये राजनीति है और यहाँ दोगलेपन की इंतहा हो जाती है। आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है, और यहाँ सिद्धांतों की सरेआम हत्या हो। सांसद निरहुआ का कार्यकाल, मैं एक पत्रकार होने के नाते लोगों की आवाज़ बन के बता रहा हूँ कि शूटिंग के अलावा इस जिले में और कुछ तो नहीं देखने को मिला हमें। शूटिंग हुई, शूटिंग उन्होंने किया। जिन लोगों पर ईडी सीबीआई की चाबुक चलाई गई, उन्हीं लोगों से चंदा लिया गया। अब खुद देख लीजिए, तमाम मीडिया रिपोर्ट आ रही है जी, उसमें ये बात खुल करके आ रही कि लॉटरी खिलाने वाले ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया। नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ में है, चुनावी माहौल है, 2024 का समर है और आजमगढ़ की सीट जो है बिल्कुल हाई प्रोफाइल है। तो चुनावी माहौल है, ऐसे में हम कुछ पत्रकार साथियों से बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि देश का माहौल क्या है और आजमगढ़ का माहौल क्या है। यहीं से शुरुआत करते हैं, परिचय जानेंगे और सवाल लेंगे। पहले अपना परिचय दे दीजिए। वेद प्रकाश सिंह, मैं यहाँ दैनिक जागरण अखबार का पत्रकार हूँ। तो क्या माहौल चल रहा है? पहले 400 पार और उधर से कह रहे हैं कि हटा देंगे, अब की बार चलने नहीं देंगे कोई दाम। नहीं, ये तो मीडिया मैनेजमेंट अब चाहे जिस तरह से सभी पार्टियां करती हैं, इसी तरह भाजपा भी कर रही है। लेकिन 400 पार का आंकड़ा मेरी समझ से तो नहीं होने वाला, नामुमकिन। क्या वजह हो सकती है 400 पार वाले उस रेस को जो कमतर बता रहे हैं आप? देखिए, एक तो अभी तत्कालिक मुद्दा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड का। वो कुछ ऐसी बातें बाहर निकल के आ रही हैं कि जिस पार्टी ने राष्ट्रवाद का नारा दे करके एक ध्रुवीकरण की राजनीति किया, लेकिन कहीं से वो मामला टाटा फिश वाला ही नज़र आ रहा है जी। ऐसे ऐसे लोगों द्वारा चंदा दिया गया है इस सत्ताधारी दल को कि जिनका हमेशा विरोध या ईडी के बहाने या सीबीआई के बहाने, और आज आपके कहने का मतलब है जिन लोगों पर ईडी सीबीआई की चाबुक चलाई गई, उन्हीं लोगों से चंदा लिया गया। अब खुद देख लीजिए, तमाम मीडिया रिपोर्ट आ रही है जी, उसमें ये बात खुल करके आ रही कि लॉटरी खिलाने वाले ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया। ये खुद जाहिर कर रहा है कि इनके कहने और करने में अंतर है। तो लग रहा है उससे नुकसान होगा, निश्चित तौर पर नुकसान होगा। अगर जो राष्ट्रवाद की बात करने वाला व्यक्ति होगा, वह एक बार तो इस पर चिंतन और मंथन जरूर करेगा। आजमगढ़ को लेकर, आजमगढ़ यादव बाहुल्य जिला है और यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी की ओर ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। उसका कारण भी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में यहाँ जो विकास कार्य हुए हैं, हाल में अभी विश्वविद्यालय और मंडरी एयरपोर्ट को छोड़ दिया जाए तो सारे कार्य समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही यहाँ हुए। इस जिले को मंडल मुख्यालय का दर्जा देने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय श्रमिक विद्यालय बनाया गया है, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय होता है उस कैटेगरी में बनाया गया है। तो आपको लगता है कि 3-4 प्रोजेक्ट जो हैं उससे पूर्वांचल को, खास करके आजमगढ़ को बीजेपी साथ लेगी? पिछड़ा बहुल्य जिला, हमको तो नहीं लगता कि अटल आवासीय योजना बहुत ही लोगों को पता नहीं है उसके अभी इसके बारे में बहुत लोगों की जुबान पे नहीं है। बाकी सांसद निरहुआ का कार्यकाल, मैं एक पत्रकार होने के नाते लोगों की आवाज़ बन के बता रहा हूँ कि शूटिंग के अलावा इस जिले में और कुछ तो नहीं देखने को मिला हमें। शूटिंग हुई, शूटिंग उन्होंने किया। निरहुआ ने कहा भी था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जाओ फिल्में बनाओ, लोगों को काम दो।
काम देने के लिए संगीत महाविद्यालय उन्होंने बना रखा है अभी। अब उसके बाद अगर चुनाव जीत जाते हैं तो लोकसभा में अच्छा, जैसे जिस तरह से निरहुआ बयान देते हैं कि अखिलेश को हरा के भेजूंगा, उनके उस दावों में क्या आधार क्या होता होगा? कभी आपने इसका एनालिसिस किया? वो अपने बेस वोट को देख करके या फिर अपनी बिरादरी के वोट को देख करके ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमें तो नजर नहीं आता। यहाँ का यादव मतदाता सीधे तौर पर अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं। कहीं ये डर की वजह से माइंड गेम तो नहीं हो से मान रहे हैं आपकी? नहीं, करते ही नहीं। माइंड गेम नहीं है और ईडी और सीबीआई का डर यहाँ की जनता नहीं बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक उनके बड़े भाई हैं, बिरहा गायक हैं, बड़े मशहूर हैं, उन्होंने कहा आम्रपाली की वजह से निरहुआ भाजपाई हो गया। अब ये तो उनका कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात? उनका पारिवारिक मसला है, उस पर हमें बहुत नहीं वो करना है, लेकिन कमोबेश ये बात भी कुछ दम देती नजर आती है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद सिंह है, पेशे से पत्रकार हूँ। क्या चुनौती है? एक तरफ तो मोदी सरकार कह रही है कि 400 पार, दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन कर रहा है कि हम आपको हरा करके भेजेंगे, क्योंकि तीसरी बार आप आ गए तो देश में लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाएंगे, संविधान खत्म कर देंगे, तमाम बातें कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन वाले। तो इन बातों में कितनी सत्यता है ये भी बताइएगा कि क्या संविधान के ऊपर भी खतरा है अगर मोदी सरकार जीत जाती है? साथ ही मोदी जी का वो जो दावा है 400 पार वाला, वो कितना सही है आज के परिवेश में? देखिए, मायावती का सोनिया गांधी से जो बातचीत हुई है और वो तैयार भी लगभग हो गई है पीएम कैंडिडेट इंडिया गठबंधन की बनने के लिए, तो इस देश का जो दलित है वो मायावती में अपना नेता देखेगा। और जो इंडिया गठबंधन के जो और जो संगठन के जो लोग हैं, पार्टी के जो अन्य जो सहयोगी दल हैं, वो जब सारे लोग मिल के लड़ेंगे एनडीए से या भाजपा से, तो इतना आसान नहीं रहेगा कि आप 400 की पार नारा दें और सफल लड़ता दिख रहा है विपक्षी गठबंधन। मैं बस आपको एक दिन का इंतजार करना है। एक दिन के बाद का जो दृश्य होगा बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जो मतलब कह सकते हैं कि घमंड के उरूज में बोलता है, तो वो घमंड भी सामने आ जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि जो स्थिति है वो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा होता है जैसे कि जिसकी पूरी संभावना है जी, तो ये 400 पार की बात तो छोड़िए, जो पिक्चर आपने पहले बनाई है, जो आंकड़ा आपने पहले किया, उसको मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा जो स्थिति है। मैं आपसे, आप अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे सीधा आता हूं। क्या आपको ये लग रहा है कि भाजपा के गले की फांस बन गया है? और ख़ास करके सीजीआई जो है, जिस तरह से उन्होंने एसबीआई को हड़का करके कहा कि नहीं एक दिन में सारे डेटा को दो, उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, इस देश में लोकतंत्र को अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन अगर किसी ने दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। मतलब उस व्यक्ति को बिल्कुल सैल्यूट करना चाहिए कि बिल्कुल ठीक चुनाव से पहले जिस तरीके से चुनावी चुनाव के लिए जो जारी हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड, और जिस तरह से सरकार ले आई थी इसको एक गोपनीय ढंग से, जिस तरीके से चंदा लेने की बात हो रही है और जिस तरीके से नाम आ रहा है उन पार्टियों को, वो पार्टियां 500 करोड़, कोई 400 करोड़ मतलब पैसे जो है उन्होंने दिया है, ये तो मतलब सर्वविदित है कि अधिकतम पैसे जो भाजपा को गए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है कितना गया भाजपा, लेकिन हम बता सकते हैं कि सर्वाधिक पैसे भाजपा को गए हैं। उसमें सबसे एक मामला जो है वो पुलवामा के समय किसी पाकिस्तानी कंपनी का आ रहा है, उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? अब देखिए, जो एक बताया जाता है कि कंपनी है जो पाकिस्तान सिंध से उसका रिलेशन है, और वो ठीक पुलवामा अटैक के समय भी उसने चंदा दिया, और वो चंदा मुझे लगता है सत्ताधारी दल को ही दिया है। तो अब ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद कहना, उसका नारा लगाना और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगना और राष्ट्रवाद को जीना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो ये राजनीति है और यहाँ दोगलेपन की इंतहा हो जाती है। आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है, और यहाँ सिद्धांतों की सरेआम हत्या होती है। केस को लेकर के भी बात हो रही है कि हो सकता है सीजीआई उसमें भी ये कह दें कि आप सार्वजनिक करिए डेटा, क्योंकि अभी तक तो उसके बारे में बड़ी बातें हुई। जो प्रधानमंत्री जी अपनी चुनावी रैलियों में, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तो कहते थे कि देश की जनता को 1-1 रुपये का हिसाब पता चलना चाहिए और मुझे जिताओ, हमारी पार्टी को जिताओ तो हम 1-1 रुपये का हिसाब देंगे। तो वो हिसाब भी उन्होंने नहीं दिया, नहीं बताया। तो आपको लगता है कि इस पर भी सीजीआई का कुछ हंटर चल सकता है? देखिए, सीजीआई बिल्कुल एक पल की रिपोर्टिंग उनको मिल रही है, और फिर मुझे लगता है कि सुनवाई मंडे के बाद फिर होने जा रही है। तो इस देश की जो मीडिया है, मुझे लग रहा है कि
जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद मीडिया को कम से कम अपनी कमर सीधी कर लेनी चाहिए। जो कमर टूट गई, हाँ, जो कमर टूट गई है, जो केचुआ बनता नज़र आया है ये, तो कम से कम लोकतंत्र के लिए, कि लोकतंत्र रहेगा तो पत्रकारिता रहेगी, विधायिका रहेगी और ये न्यायपालिका रहेगी। सारे सदन तभी बचेंगे जब लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए भी एक अवसर है और समय से जाग जाइए, क्योंकि ये समय बिल्कुल जागने का है। ये आपके एक बटन दबाने से लोकतंत्र का जो दिशा है वो तय हो जाएगा कि आगे क्या होना है। मुझे लग रहा है शाम को जो चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद जो चीज़ें अपने आप बदलेगी। यह देश बहुत महान देश रहा है। यहाँ पर जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपा था तो उनको लगा कि मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ और वो मैं जो चाहूँगी वो कर लूँगी। तो इस देश ने उनको भी देखा, इससे ज़्यादा भीषण त्रासदी को झेला है और उठा के फेंक दिया है। जिस गूंगी गुड़िया की बात होती थी वो एक बार तानाशाह बन जाती है। तो जब दूसरी तानाशाही हम अपने वर्तमान समय में देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है देश, ये बहुत जागृत देश है। समय की बात है, समय सबसे बड़ा शिक्षक आएगा तो जनता हिसाब कर लेगी। मुझे लग रहा है कि जनता के अंदर ये इस तरह की बातें हैं और समय आएगा तो, क्योंकि ये चूँकि धर्म की घुट्टी पिलाई जा रही है, बिल्कुल कह सकते हैं कि आधुनिक भक्ति काल चल रहा है। इस भक्ति काल का भी एक समय होता है। 15वीं सदी में जब अकबर और कह सकते हैं कि कबीर के समय जो भक्तिकालीन आंदोलन साहित्य में चला था, ठीक वो राजनीति में चल रहा है। लेकिन इसकी भी इंतहा है, कब तक आप बर्दाश्त करोगे? आप अब राजनीति उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां पे धर्म की घुट्टी भी काम नहीं करने वाले। दूसरे साथी से बात करते हैं। एक पत्रकार के तौर पे आपने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को बड़ा खबर किया है, सबसे ज़्यादा खबर किया आजमगढ़ से। कितना नंबर देते हैं सांसद को? देखिए, कामकाज के तौर हम कवर तो सबको करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम आपको मूल बता दें, जैसे आप बातचीत कर रहे थे, हमारे यहाँ एक खूबसूरत चीज़ है, सबसे बड़ा संविधान है। और संविधान ने, पहले सांसद जी पे आइए फिर मैं संविधान, हमारी बात पूरी होनी चाहिए कि संविधान ने इतना खूबसूरत बना के रखा है कि हर 5 साल पे चुनाव होता है। तो कभी ए जीतता है, कभी बी जीतता, और कभी कभी आपने देखा कि जेड भी ए की जगह पे आ जाता है। सही बात। ठीक है, तो ये खूबसूरती है। समीकरण संविधान के हिसाब से तो चलता नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में स्थितियाँ परिस्थितियाँ, सांसद जी को उनके कामकाज के हिसाब से कितना नंबर देते हैं? हम तो पूरा नंबर देते हैं एज ए सांसद। सफल हैं वो अपने काम, जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा, जिस तरीके से उनको समय मिला, जिस तरीके की हम बातें करते हैं, हम तो गांव-गांव में जाके एक दावा होता था कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, जो 18 महीने का मुझे समय मिल रहा है, तो जनता मुझे खुद ही भगा देगी यहाँ से कि नहीं आप चुनाव मत लड़िए। आपको लगता है कि एक सांसद के तौर पे, पार्टी के तौर पे मत जाइए, सरकार तो जिम्मेदार होती है विकास के लिए, उसको चुना ही जाता है विकास के लिए, लेकिन एक सांसद के तौर पे आप कैसे देखते हैं उनके पूरे कार्यकाल को? कौन कौन से ऐसे काम किए जिसको आप नोटिफाई करना? देखिए, हम तो जगह जगह जाते हैं और हर जगह पे बात करते हैं। इनके द्वारा भी जो बातें कही जाती हैं उसका भी हम आकलन करते हैं। सांसद दिनेश लाल निरहुआ अपने जिस तरीके से उनको आदेश मिला है, आदेशित किया गया है, उस पर तो वो खड़े उतरने की पूरी प्रयास करते हैं। जाहिर सी बात है, समय और परिस्थिति और स्थितियों से आदमी को भी समझौता करना पड़ता है। लेकिन अब आप ये एक तरह से कह दें कि उनकी मेहनत ही नहीं रही, वो रहे नहीं, वो गांव में नहीं गए, विकास मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ। तो हम तो उनको कहेंगे कि भाई जितना उन्होंने किया उस पर पूरे पे काम करने का प्रयास किया। जितना अखिलेश जी ने कहा उसको भी किया, जितना यहाँ पे बहन मायावती जी की सरकार में यहाँ पे काम होने की बातें थी वो भी हुई। तो कितना नंबर दे बात करें? दोनों में से अगर मैं बात करूं, अखिलेश वर्सेज निरहुआ, तो फिर क्या सीन देख रहे हैं 24 का? देखिए, अब आप जिस स्थिति से हमसे पूछ रहे हैं सवाल, तो अब हम इसका आकलन कैसे करेंगे कि हम कौन, अखिलेश जी के भी काम को नहीं नकारा जा सकता, नहीं। जनता का मूड तो आप चेक कर रहे हैं, जनता से बातचीत तो कर रहे हैं, जनता क्या बता रही है आपको? देखिए, जनता के पास पावर है वोट का, और वो वोट नहीं बताएंगे, वो वोट से अपना बता देगी कि किसको कितना देना है और किसको कितना नंबर देना है। चलिए ये हमारे आज तक के पत्रकार हैं राजीव श्रीवास्तव जी। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, आप युवा पत्रकार हैं जी, कैसे देखते हैं निरहुआ जी के पूरे कार्यकाल? देखिए, निरहुआ जी का जो कार्यकाल रहा, जिस तरह फिल्मों में भाई साहब उन्होंने अभिनेता बनकर काम किया और फिल्मों में उन्होंने गरीबों का मसीहा बना, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम किया, जुल्म को मिटाया, जुल्म को मिटाने का काम किया, शोषित वंचितों को न्याय दिलाने का काम किया। किसी फिल्मों में
वह दरोगा बने, एसपी बने, तो पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया। लेकिन उस तरह मुझे लगता है और तमाम लोगों को लगता है, हमने कई यूट्यूब चैनलों पर देखा, आपके एक चैनल पे कल एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 72 साल रही होगी, वह बयान दे रहे थे कि एक निरहुआ का सच्चा सिपाही था, मर जाने के बाद उसके घर तक नहीं आए। तो आजमगढ़ की जनता इस बार यह महसूस कर रही है कि हमने जो काम किया वह उसमें कहीं ना कहीं चूक है, भूल है। अखिलेश और निरहुआ दोनों में अगर चुनावी जंग होती है, पूरी संभावना है कि है जी, सब मान के चल रहे हैं, तो किसे देखते हैं आजमगढ़ का सांसद? देखिए, जब अखिलेश और दिनेश में बात की जाएगी तो अगर भारतीय जनता पार्टी के जो 10 विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, जो दुर्भाग्य से चुनाव नहीं जीते हैं, उनके बदौलत, उनके समर्थकों के द्वारा जो मत प्राप्त होगा वो दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्राप्त होगा। अगर हम सदर विधानसभा की बात कर लें और विधानसभा की बात कर लें तो जो भी वोट मिलेंगे वह पूर्व के प्रत्याशी के हिसाब से ही वोट मिलेंगे। इस तरह तुलना की जा सकती है। और अगर ये संभावना जताई जा रही है मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की, अगर ऐसा हो गया तो क्या देखते हैं कि मोदी जी को सरकार बनाना मुश्किल पड़ जाएगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री मायावती जी को बनाने की बात की जा रही है, यह केवल मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यह केवल बातें हैं, इसमें सच्चाई अभी तक नहीं है, न सच्चाई देखने को मिली है। जी चलिए, हमने बात किया आजमगढ़ के कुछ पत्रकार साथियों से जिन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर के जो उनके विचार हैं, जो उनके मत हैं, उसको प्रकट किया है। और हमने बात किया जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो उस पर भी खुल करके लोगों ने बातचीत किया। मोदी जी के बारे में हमने बात किया कि जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं 400 पार, उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी जो बातें बताई वो आपने सुनी हैं। तो क्या होगा अभी कमेंट करके बताइए 2024 के इस चुनावी घमासान में। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।